Hello dear students, welcome to Bram School Online Study Channel. Today we shall learn a new lesson. Please open your textbook as per the title of this video. Watch this video together with your textbook. You must read the lesson from your textbook before watching this video. Please watch the video attentively and listen to all the explanations. Underline the difficult words or phrases. Learn their meanings. If you have any queries, please write them in the comments box. Now, let's begin. आज के इस सेशन से, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये है एक बच्चों इंट्रोडक्टरी वीडियो जहां पे मैं आपको बताने वाली हूं कि जो हमारा चैप्टर है सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, जो हमें पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो भाई देखो, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक द ह्यूमन आई। ठीक है, भगवान ने हमको बड़ी सुंदर सुंदर आंखें दी हैं। उन सुंदर आंखों को हमें अब समझना होगा, पढ़ना होगा। हमें पता है कि हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। आईज हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आईज नहीं होंगी तो फिर हम देख कैसे पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर समझना होगा हमें ह्यूमन आई का। फिर इसके बाद में आईज फंक्शन कैसे करती हैं, यानी कि जिस विजन की हम बात कर रहे हैं कि आंखें हमको विजन में हेल्प करती हैं, उस विजन को हमें समझना होगा कि पूरी प्रोसेस चल कैसे रही है। ठीक है, फिर इसके बाद में डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। देखो, विजन की अगर हम बात करें तो आईज हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आई नो विजन में हेल्प करती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस विजन में हो जाती है कुछ प्रॉब्लम, यानी कि आंखों में आ जाते हैं कुछ डिफेक्ट्स। अब ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ना बच्चों, ये ऐसा नहीं है कि आप इन्हें कभी भी ठीक नहीं कर सकते, आप इन्हें ट्रीट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो आपके सिलेबस में केवल 3 ही डिफेक्ट्स हैं। एक है मायोपिया, एक है हाइपरमेट्रोपिया और एक है प्रेसबायोपिया। इन तीनों डिफेक्ट्स को हम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में इन डिफेक्ट्स को कैसे ट्रीट किया जा सकता है वो भी हम इन टॉपिक्स में समझेंगे। तो भाई जो पहला लेक्चर होगा बच्चों, उसमें हम ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसके बाद में फंक्शन देखेंगे। इस टॉपिक में, इन टॉपिक्स में मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी कि आखिर क्यों हमको हमारे पेरेंट्स मना करते हैं कि टीवी को बहुत पास से मत देखो, बहुत नजदीक से मत देखो, फोन को बहुत देर तक बिल्कुल इस तरह से आंखों के सामने मत रखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आप लोग 10th में आ गए, थोड़े बड़े हो गए, आपको पता होगा कि मम्मी पापा क्यों मना करते हैं, तो आप बोलोगे कि मैम उनका कहना है कि हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। क्यों खराब हो जाएंगी? क्योंकि आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। जब हम बहुत पास से, नजदीक से ज्यादा देर के लिए टीवी देख लें या लैपटॉप चला लें, कंप्यूटर चला लें, फोन चला लें, तो आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर ये स्ट्रेन आता कहां से आ जाता है? ये स्ट्रेन की आसमान से टपकता है या फोन हमें दे देता है ना। यू नो व्हाट, इस चैप्टर में अच्छी चीज यही है कि इसमें एक तो सीधी सी बात है, इसमें न्यूमेरिकल्स बड़े कम आते हैं, है ना। तो आपके लिए तो ये हो गई एक पहला बोनस पॉइंट कि इसमें न्यूमेरिकल्स कम है। अभी अभी हम लाइट रिफ्लेक्शन पढ़ के आ रहे हैं और उसमें कितने सारे जो है ना न्यूमेरिकल्स थे। इस चैप्टर में थ्योरी ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स कम है, थ्योरी ज्यादा है। और थ्योरी भी ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना पड़े, थ्योरी भी ऐसी है जो हम कभी ना कभी अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में उस थ्योरी के साथ रिलेट जरूर करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि पास से टीवी क्यों नहीं देखना है, फोन क्यों नहीं चलाना है, क्योंकि स्ट्रेन पड़ता है आंखों पे। लेकिन ये स्ट्रेन कहां से आया है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसकी थ्योरी में। ठीक है, फिर इसके बाद में ये हम सबको पता है, हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर ये जो है ना एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया है कि आप अपने घर से जो है ना बाहर निकले, तेज धूप है बाहर, तो जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपकी आंखें हो जाएंगी ऐसी छोटी सी। अब आप बोलोगे कि मैम आपकी ऑलरेडी आंखें छोटी, आपकी और ज्यादा छोटी आंखें कैसे हो सकती हैं? अरे बिल्कुल हो सकती हैं, कितनी भी छोटी आंखें क्यों ना हो, जैसे ही कड़क धूप में हम पहुंचते हैं ना, हमारी आईज बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? तो आप बोलोगे कि मैम लाइट बहुत ज्यादा पड़ती है, सनलाइट बहुत तेज होती है, ब्राइटनेस हमारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती,
इसलिए हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आंखें छोटी हुई तो हुई कैसे? कि आपने सोचा और आपकी आईज ने वो चीज फॉलो कर ली। आपने सोचा कि नहीं नहीं बहुत तेज धूप है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है, एक काम करते हैं आंखें छोटी कर लेते हैं। तो आपका ऑर्डर, आपका कमांड फॉलो कर दिया आपकी आईज ने और आपकी आईज छोटी छोटी हो गई। ये जब आपकी आईज छोटी होती हैं तो आईज में ऐसा कौन सा पार्ट होता है, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो छोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ज्यादा लाइट आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम निकालेंगे कहां? इस चैप्टर में। इसलिए मैंने बोला कि इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात तो ये बहुत छोटा है, बहुत सारी चीजें नहीं इसमें पढ़ने के लिए। दूसरी चीज, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी थ्योरी है, वो ऐसी थ्योरी कि कहीं ना कहीं हम अपनी डेली लाइफ में उस थ्योरी के साथ रिलेट करते हैं। जैसे कि 5 से ज्यादा देर तक मोबाइल नहीं चलाना, धूप में जाना तो आंखें छोटी हो जाना। ये क्यों होता है? इन क्वेश्चंस के हमें जवाब मिलेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में। ठीक है, तो आई होप इन चीजों को हमें क्या क्या पढ़ना है, एक आपको आइडिया, रफ आइडिया मिल गया होगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें इन टॉपिक्स के अंदर देखनी है। फिर इसके बाद में आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। भाई ये जो रिफ्रैक्शन है ना, रिफ्रैक्शन, इसको हल्के में मत लेना, बहुत भारी टॉपिक है ये। ऐसा नहीं है कि एक लेंस रख दिया आपने, स्फेरिकल लेंसेज, और उसमें से आपने लाइट पास करवा दी, हो गया रिफ्रैक्शन। ये जो रिफ्रैक्शन है ना, ये हमें हर जगह मिलेगा। और अगर मैं बोलूं कि इसी रिफ्रैक्शन के कारण हम देख पाते हैं, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। अगर हमारी आंखों में रिफ्रैक्शन ना हो तो भाई हम नहीं देख पाएंगे, आंख होते हुए भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इस रिफ्रैक्शन को हल्के में मत लेना, बहुत भारी चीज है ये। तो यहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन देखना होगा कहाँ? थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म हम लेंगे, उसमें से रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे। 2-3 इसमें नए टॉपिक्स हैं, 2-3 नई चीजें हैं, जैसे कि एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस वगैरह होगा। ये सब आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम आगे जाएं, आगे हमें देखने को मिलेगा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। एक ग्लास प्रिज्म से हम क्या करेंगे? व्हाइट लाइट जो है पास कराएंगे। और फिर इसमें होगा एक मैजिक। मैजिक क्या होगा कि आप एक तरफ से क्या कर रहे हो, इस ग्लास प्रिज्म में व्हाइट लाइट फेंक रहे हो, और दूसरी तरफ से आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि एक तरफ से तो लाइट आ रही है कैसी? व्हाइट कलर की, और दूसरी तरफ से डिफरेंट कलर्स की लाइट आपको देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों हो पाता है? ऐसा हो पाता है भाई डिस्पर्जन के फिनोमेना से। अब अगर आपको लाइट का डिस्पर्जन एक प्रिज्म से समझ में आ गया ना बच्चों, तो फिर रेनबो फॉर्मेशन कैसा होता है वो आपके लिए हो जाएगा बड़ा इजी। मैंने बोला है ना कि इस चैप्टर में जो भी थ्योरी है ना, उस थ्योरी से हम कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं अपनी डेली लाइफ। हम सबने देखा है रेनबो, लेकिन हमें नहीं पता होता कि रेनबो कैसे बनता है। भाई एक काम करते हैं ना, प्रिज्म का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किस तरह से एक व्हाइट लाइट अंदर जाकर के प्रिज्म के डिस्पर्स हो जाती है डिफरेंट कलर्स में। इस चीज को समझ लेते हैं तो रेनबो फॉर्मेशन भी हमें बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि मैम लाइट की बेंडिंग होती है। लाइट की बेंडिंग क्या होती है? रिफ्रैक्शन होती है। अब अगर मैं इस रिफ्रैक्शन के आगे लगा दूं क्या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो आप क्या समझोगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है कहां? एटमॉस्फेयर में। रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है? एटमॉस्फेयर में। यानी कि लाइट की बेंडिंग कहां हो रही है? एटमॉस्फेयर में। तो क्या लाइट की बेंडिंग एटमॉस्फेयर में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? जैसे एक काम करते हैं, हम मेजर लाइट ले देते हैं, हम तक जो पहुंचती है वो है क्या? सनलाइट। सनलाइट कहां से आ रही है? सन से आ रही है। अब जो सन है वो हमसे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। आप उस डिस्टेंस को इन्फिनिटी ले सकते हो, है ना। मिलियंस ऑफ लाइट ईयर वो सन
दूरी पे है हमसे। अब थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, ये रहे हम, ठीक है, ये रहे हम, और ये रहा क्या, सन। और ये सन कहाँ है भाई, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर के डिस्टेंस पे है हमसे या अर्थ से। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम से लेकर के, अर्थ से लेकर के सन के बीच का जो मीडियम है वो कांस्टेंट हो? भाई रिफ्रैक्शन कब हो रहा था लाइट का? रिफ्रैक्शन मतलब लाइट की बेंडिंग। लाइट की बेंडिंग कब हो रही थी बच्चों? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, उसकी स्पीड चेंज हो रही थी, तब हम बोल रहे थे कि लाइट ने क्या किया है, अपने पाथ को चेंज किया है, डेविएट हो गई है अपने ओरिजिनल पाथ से। यहाँ पे भी मैं क्या बोल रही हूँ कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? तो ये रहे हम और ये रहा क्या, हमारा सन, जो कि हमसे मिलियंस ऑफ लाइट ईयर की डिस्टेंस पे है। तो क्या इस पूरे डिस्टेंस पे मीडियम सेम रहेगा? मीडियम चेंज नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होगा। भाई इतना ज्यादा डिस्टेंस है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मीडियम चेंज में जो है ना एक लेयर आ जाएगी पानी की, एक लेयर आ जाएगी ऑयल की, एक लेयर आ जाएगी ग्लास की, ऐसा कुछ नहीं है। होगा यहाँ पे क्या, हवा ही होगी। हवा क्या होता है भाई, एयर क्या होता है, मिक्सचर होता है गैसेस का। तो क्या एयर की भी डेंसिटी अलग अलग नहीं हो सकती? हमने पढ़ा है ये, हम पढ़ के आ रहे हैं 8th क्लास तक, 9th क्लास तक, कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसकी भी कई सारी लेयर होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, है ना, कितनी सारी लेयर्स होती हैं। क्या उन लेयर्स की डेंसिटी बराबर होती है, समान होती है, कि अगर वहां से हमने लाइट पास कराई तो वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ को जो है ना फॉलो करते हुए हम तक आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ये थोड़ा दिमाग लगाओ ना। एयर की भी डेंसिटी अलग हो सकती है। कैसे? कूलर एयर एंड हॉटर एयर, गर्म हवा और ठंडी हवा, इन दोनों की भी डेंसिटी कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर की, जहाँ पे बहुत सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं, है ना, तो वहां पे सोचो मीडियम तो चेंज होगा। तो जब एक लाइट, सनलाइट, सन से हम तक आ रही है डिफरेंट मीडियम्स को ट्रेवल करते हुए, तो क्या वहां पे लाइट की बेंडिंग नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और इसी को तो हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। आई बात आपको समझ में? अगर आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझ में आ जाएगा तो फिर स्टार्स ट्विंकल कैसे करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, स्टार्स जो है हायर देन दे एक्चुअली आर क्यों हमें लगते हैं, फिर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट क्या होता है, कि सनराइज से पहले ही हमको लगता है, एक्चुअल जो सनराइज हो रहा है उसके पहले से हमको लगता है कि हाँ भाई सूरज उग गया, है ना, और सनसेट के केस में ऐसा होता क्यों होता है। अगर आपको बच्चों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आ गया ना, तो फिर ये जो नेचुरल फिनोमेना हो रहा है ना, ये तो आपके लिए समझना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे अपना, वो होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग। भाई स्कैटरिंग टर्म को समझने के लिए बड़ा आसान सा एक तरीका है। एक कांच का ग्लास लो और उसको जोर से नीचे फेंको। जैसे ही आप नीचे फेंकोगे, जैसे ही ग्लास आपका टकराएगा, कैसे, ग्राउंड पे टकराएगा, मोमेंटम चेंज, वैसे ही क्या होगा, जो ग्लास होगा आपका, वो छोटे छोटे ग्लास पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, फैल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं लाइट की स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का मतलब आपको समझ में आ गया ना, एक कांच का ग्लास लो, उसको जोर से जमीन पे फेंको, मोमेंटम चेंज होने के कारण क्या होगा, जैसे ही आपका ग्लास ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं लाइट की स्कैटरिंग की, तो लाइट भी स्कैटर करती है। कैसे? हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत सारे छोटे बड़े पार्टिकल्स होते हैं। जब लाइट इन पार्टिकल्स से टकराती है तो क्या हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है। जैसे कि हमारा कांच का ग्लास फ्लोर पे टकराने के बाद स्कैटर हो गया था, बिखर गया था, उसी की तरह जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे बड़े, उन पार्टिकल से, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से जब टकराती है तो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। इस चीज को हम और अच्छी तरीके से समझेंगे जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे। अगर आपको
लाइट की स्कैटरिंग समझ में आ गई ना, तो फिर आपके लिए स्काई ब्लू कलर का क्यों होता है ये समझना आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद में सनराइज और सनसेट का जो कलर होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि एक टॉपिक समझ लो तो उससे रिलेटेड जो नेचुरल फिनोमेना हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, वो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाने वाले हैं। तो आई होप कि इस इंट्रोडक्शन के बाद आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंडर कवर करने हैं। तो आज का ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो यही हम कवर करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, रफ आइडिया आपको समझ में आ गया, लग गया कि कौन कौन से टॉपिक्स हम हमें कवर करने हैं। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.